नमस्ते। आज के वीडियो में मैं सरस्वती नाड़ी के बारे में बात करना चाहूँगी। कुंडलिनी शक्ति सरस्वती नाड़ी से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन उस मार्ग से कुंडलिनी को जाना नहीं चाहिए। जब कुंडलिनी वो मार्ग पकड़ती है, तो कैसे सिम्पटम्स हमको महसूस होते हैं? उसके अलावा सरस्वती नाड़ी की विशिष्टता क्या है? हयग्रीव स्वामी और सरस्वती नाड़ी के साथ क्या संबंध है? ये सब हमारे कुंडलिनी जागरण के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है? आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और जो भी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अपने अनुभव से मैं जो मुझे समझ में आया है वही मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अगर आपको कोई मानसिक या शारीरिक समस्या है तो आप एक वैद्य से मिलिए और सही तरीके से चिकित्सा लीजिए। ये वीडियो बनाने की स्फूर्ति मुझे आई थी एक दर्शन से जो मुझे मिला था हयग्रीव स्वामी का। मुझे 2 महीनों तक हयग्रीव स्वामी मेरे तीसरे आंख के अंदर ऐसे एक बड़ा सा पत्थर के ऊपर बैठ के मुझे दिखे थे। वो इमेज जो मैंने अपने तीसरे आंख में देखा था वो ब्लैक एंड वाइट इमेज था और बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक था और हयग्रीव स्वामी पूरे ऐसा सफेद रोशनी जैसा या स्फटिक की जो रोशनी है वो सफेद कांति है उस रूप में मुझे नजर आए थे। और जब भी मैं अपने आंख बंद करती थी तब मुझे वो अपने तीसरे आंख में दिख रहे थे। उसके बाद या उसके दौरान मेरे शरीर में सरस्वती नाड़ी की चलना शुरू हो गई। तब मुझे मालूम हुआ कि हयग्रीव स्वामी और सरस्वती नाड़ी के साथ क्या संबंध है। हयग्रीव स्वामी कौन है? ये शक्त मार्ग जहाँ पे प्रधान देवता शक्ति है उस मार्ग के वो गुरु है। इसके अलावा ये सरस्वती जी के भी गुरु हैं और ये हैं भगवान विष्णु के अवतार। भगवान विष्णु के गुरु का रूप है हयग्रीव स्वामी। ये घोड़े मुख वाला जो रूप है ये कैसा आया है? जब महाविष्णु ने वेदों के संरक्षण के लिए राक्षस के साथ लड़कर जो वेद समुद्र गर्भ में ले जाकर राक्षसों ने छुपाया था, मधु और कैटबा 2 राक्षस, उनको संहार करके भगवान विष्णु वेद को फिर से बाहर लेके आते हैं, वेद का ज्ञान को, और वेदों को फिर वो कंपाइल करते हैं, उनको विभाजित करके उनको अलग अलग करके उनको कंपाइल करते हैं। हयग्रीव स्वामी का आप रूप देखेंगे तो उनका मुख जो है वो घोड़े जैसा है। ये इसलिए है क्योंकि जो कहानी मैंने अभी सुनाई है आपको, जहाँ महाविष्णु जाके वेदों का उद्धार करते हैं, उनको वापस लेके आते हैं मनुष्य जाति को देने के लिए। इस कहानी के पश्चात वो घोड़े का ये जो मुख का रूप है वो धारण कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे 2-3 कहानी है, आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। हयग्रीव स्वामी यहीं पे भी नहीं, इनको बुद्धिज्म में भी इनको माना जाता है। बुद्धिज्म में भी हयग्रीव स्वामी का तंत्र पद्धति में उनका वहां पे पूजा होता है। यहाँ से भी ज्यादा भारत देश में उतना नहीं होता है। दक्षिण भारत देश में तो अभी भी हयग्रीव स्वामी का बहुत लोग पूजा करते हैं, लेकिन उत्तर भारत देश में उतना नहीं। और
बुद्धिज्म में अभी भी इनका तांत्रिक पद्धति में बहुत उपासना होता है। हयग्रीव स्वामी की उपासना से हमको क्या प्राप्ति मिलती है? हमको ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है। जो ज्ञान हमको हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, वो ज्ञान समझ में आना बहुत मुश्किल है। वैसा ज्ञान आपको हयग्रीव स्वामी को पूजने से मिलता है। हमको बहुत ही कष्ट स्क्रिप्चर्स जो है वो समझ में आ जाने लगते हैं। हमको हमारे वाक पर, यानी कि जो हम बात करते हैं वाक, उस पे हमको पूरी तरह से नियंत्रण आ जाती है। और हमको या जो जीने के लिए हमको जो वस्तु चाहिए, सामग्री चाहिए, धन चाहिए, वो भी मिल जाते हैं हयग्रीव स्वामी की पूजा से। और मोक्ष भी मिलता है और सिद्धियां भी। जो अष्ट सिद्धि है, वो अष्ट सिद्धि इनके हाथ में है। ये वो अष्ट सिद्धि अपने भक्तों को दे सकते हैं। सरस्वती नाडी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो देखिए आप वीडियो। तो सरस्वती नाडी ऐसी नाडी है जो मूलाधार में शुरू होकर ब्रेन के अंदर यहाँ तक आके रुकती है। सरस्वती नाडी का जो रूट है वो आपको ये यहाँ पे दूसरा पिक्चर में दिख जाएगा। नीचे मूलाधार से ऊपर सर तक जा रहा है, लेकिन इस रूट से अगर कुंडलिनी शक्ति जाएगी तो वो सहस्त्रार कमल को पहुंच नहीं सकती है। ये उससे पहले ही रुक जाता है ये रूट। तो कुंडलिनी शक्ति को कभी भी इस रूट से नहीं जाना चाहिए। अगर गलती से कुंडलिनी शक्ति इस रूट से ऊपर जाती है तो फिर आपको गुरु के सहायता लेकर उसको फिर सुषुम्ना के अंदर ले जाना होगा। लेकिन प्राणा जो है, जो प्राणा हमारे हमारे नाड़ियों में चलता है, अगर वो प्राणा ज्यादा सरस्वती नाड़ी के अंदर उसका बहाव बढ़ेगा तो उससे हमको बहुत सारे जो अच्छे चीज है वो मिल सकते हैं। जैसे कि हम ज़्यादा सोच सकते हैं, हम में समझने की क्षमता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ती है, हमको हमारे शरीर के ऊपर अच्छा नियंत्रण बढ़ता है। जैसे कि सरस्वती नाड़ी हमारा देह में मोटर और सेंसरी कंट्रोल करती है। मोटर मतलब जो हम हाथ पैर हिलाते हैं, चलते हैं, देख सेंसरी कंट्रोल मतलब देखते हैं, जो सुनते हैं, ये सब चीज करने की क्षमता हमको सरस्वती नाड़ी से आती है। अगर आपको कुछ खेल खेलना है, आपको तंदुरुस्त रहना है, आपके मसल्स ठीक से काम करना चाहिए, आपको दिमाग अच्छा काम करना चाहिए, या आपको कुछ संगीत सीखना आपको पसंद है, या आपको तबला बजाना पसंद है, या आपको कुछ पुस्तक पढ़ना पसंद है, जो भी हम सोचने की जो भी चीज है, सीखने की जो भी चीज है, जो भी विद्या हम सीखते हैं, या हम खेल खेलते हैं, और खेलने के लिए तो हमको शरीर शरीर में ताकत होना चाहिए और दिमाग भी ठीक तरह से काम करना चाहिए। ये सब तब आएगा जब आपके देह में सरस्वती नाड़ी अच्छे से काम करती है। तो सरस्वती नाड़ी हमारे सुनने की क्षमता को बढ़ाती है। अगर कुछ चीज सीखना है तो हमको पूरी तरह से अपने ध्यान उस पे रखना पड़ेगा। वो क्षमता भी हमको सरस्वती नाड़ी देती है। जो भी आप बाहर से पढ़ते हो वो हमको समझ में आना चाहिए। वो क्षमता भी आपको सरस्वती नाड़ी देती है। इसीलिए जब हम विद्या शुरू करते हैं तो हम सरस्वती देवी के अनुग्रह प्राप्ति के लिए पूजा करके हम कुछ भी विद्या, या कुछ भी आप स्कूल ज्वाइन कर रहे हो, कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए हम सरस्वती माँ से हम उनके आशीर्वाद लेके ही हम शुरू करते हैं। कुंडलिनी जागरण हमारे शरीर में हो, इससे पहले
सरस्वती चलना होना जरूरी है। सरस्वती चलना मतलब आपको सरस्वती नाड़ी से प्राण अधिक उसमें बहाव बढ़ना चाहिए। जब उसके अंदर प्राण की बहाव ज्यादा होता है तो हमारे कुछ सिम्टम्स हमको महसूस होने लगते हैं, और इसके वजह से आप देखेंगे कि आपके देह में और आपके मानसिक स्थिति में एक उछाल आया है। जो हम आपके सीखने की क्षमता है, जो आपकी समझने की क्षमता है, वो बढ़ जाता है। तो पहले तो कुछ कुछ भी योगा क्लास में आप ज्वाइन होकर वहाँ पे आप पहले योगा गुरु के पर्यवेक्षण में आप सरस्वती चलना आपको करना चाहिए। इसमें प्राणायामा और भस्त्रिका और कुंभका ऐसे बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रहते हैं, जो आप बहुत समय तक करेंगे तो आपके अंदर जो सरस्वती नाड़ी में प्राण का बहाव जो है वो बहुत ज्यादा अधिक बहने लगेगा। सरस्वती नाड़ी एक्टिवेट होने के बाद ही सुषुम्ना खुलेगा। अगर किसी के देह में कुंडलिनी जागरण हो गया है और उनकी कुंडलिनी आकर ऊपर यहाँ पे बैठी हैं, जब उनके शरीर में कुछ शक्ति की चलन सुषुम्ना से होकर ऊपर जाती है, उससे पहले सरस्वती नाड़ी में चलन होता है। सरस्वती नाड़ी में चलन होने के बाद ही आपको सुषुम्ना में शक्ति चलन वो मूलाधार से लेके ऊपर तक होता है। तो सुषुम्ना एक्टिवेशन के लिए सरस्वती चलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और एक जो बात है, सरस्वती नाड़ी में प्राण की बहाव बढ़ना चाहिए, लेकिन कुंडलिनी शक्ति को इसमें नहीं जाना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति को सुषुम्ना में जाना चाहिए। तो सरस्वती नाड़ी अपने दिमाग में या ब्रेन में कहाँ तक आकर रुकती है? यहाँ पर। यहाँ पे आपको मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स है। अगर आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो आपको दो एरोज दिख रहे हैं, एक मोटर कॉर्टेक्स है और एक सेंसरी कॉर्टेक्स है। मोटर कॉर्टेक्स की मतलब हमारे जो बदन में मसल्स हैं, जो मसल्स हम कुश्ती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या कुछ काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सब मोटर कंट्रोल के नियंत्रण में रहते हैं। यहाँ भी सरस्वती माँ ही प्रधान देवता है जो ये सब कंट्रोल करती है। ये सब सरस्वती नाड़ी के कंट्रोल में ही आते हैं। हमारे में जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, टेस्ट जीभ लेता है, कान से हम सुनते हैं, स्पर्श हम समझ में आता है, जब जब हम अपने आप को छूते हैं तो हमको स्पर्श महसूस होता है। ये सब भी सेंसरी कॉर्टेक्स के कंट्रोल में आता है। तो ये भी आपको सरस्वती नाड़ी के अधीन में ही रहता है। सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स ये दोनों सरस्वती नाड़ी के नियंत्रण में रहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सरस्वती नाड़ी का रूट दिखेगा, जो मूलाधार से शुरू होकर कैसा वो ऊपर जा रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए, ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार से शुरू होकर कुंडलिनी को ऊपर ऐसा सुषुम्ना से जाकर सहस्रार में जो बिंदु है, बिंदु में कुंडलिनी शक्ति को समाना है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सुषुम्ना के अलावा भी बहुत सारे नाड़ियां हैं यहाँ पर। ये जो हरा रंग में दिख रहा है आपको, ये सरस्वती नाड़ी है। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मूलाधार के जगह से शुरू होकर ये स्वादिष्ठान चक्र को बाईपास कर रहा है। स्वादिष्ठान चक्र से नहीं गुजर रहा है, ये बाहर के ओर से निकल जा रहा है। तो ऐसे बाहर की ओर से निकल रहा है और फिर मणिपुरा चक्र यानी कि पेट के जहां पर है वहां पे आके मिल रहा है वो। फिर यहाँ से फिर
जो अनाहत चक्र है वहां पे फिर आकर मिल रहा है, फिर बाहरी रास्ता अपनाकर फिर विशुद्धि के पास, फिर आज्ञा चक्र के पास आकर मिल रहा है, और फिर ऊपर ब्रेन के अंदर जा रहा है और बिल्कुल ब्रह्मरंध्र से नीचे ही रुक रहा है। क्योंकि ये मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो वहीं पे रुक जाता है, वो ब्रह्मरंध्र से नहीं मिलता है। इसलिए जब कुंडलिनी ये रास्ता अपनाती है तो वो बिंदु में जाकर समा नहीं सकती है, वो बिंदु के रास्ता ढूंढते रहती है और ऊपर नीचे यही सरस्वती नाड़ी में घूमती रहती है, वो ऊपर भी नहीं रह सकती है। फिर कुंडलिनी शक्ति को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी मूलाधार चक्र में जो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन नहीं हुआ है, जब तक ब्रह्म ग्रंथि का भेदन नहीं होता है कुंडलिनी सुषुम्ना के अंदर नहीं जा सकती है। इसलिए तब तक कुंडलिनी सरस्वती नाड़ी में ऐसे ऊपर नीचे घूमती रहती है। इसके वजह से आदमी को बहुत सारे सिम्टम्स भी महसूस होने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्रह्मरंध्र कहाँ पे है वो दिख रहा है। अगर आप उंगलियां लगाएंगे तो 5 उंगली आप ऐसे लगाएं, उसके पीछे जो आपको जगह मिलता है वही आपका ब्रह्मरंध्र है। तो सुषुम्ना नाड़ी यहाँ पे आके रुकती है, ये ब्रह्मरंध्र है। लेकिन सरस्वती नाड़ी यहाँ पे आके नहीं रुकती है, उससे पहले ही वो खत्म हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सुषुम्ना नाड़ी से जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाती है ब्रेन के अंदर, तो यहाँ पर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूट से जा रही है। लेकिन सरस्वती नाड़ी जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ऊपर जा रही है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे शरीर में जो मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम होता है वो होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो आपको पहले पिक्चर में दिख रहा है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अभी ये रीढ़ में से बाहर बहुत सारे नर्व्स आते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से अंदर से निकलकर बाहर आके शरीर में दूसरे जगह जाते हैं, जैसे कि अभी जो सेकंड पिक्चर है वैसा। तो जितने भी नर्व्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो सब स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर शरीर में दूसरे भागों में जा रहे हैं। तो ऐसे जो नर्व्स निकलते हैं उनको हम पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। तो सरस्वती नाड़ी जो है आपको ज्यादा ये पेरिफेरल नर्व से ही जा रही है, इसकी वजह से वो ब्रह्मरंध्र को नहीं पहुंच सकती है। जब कुंडलिनी शक्ति सरस्वती नाड़ी से होकर ऊपर जाती है तो हमको कुछ सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं सो जाऊंगा, जमीन पर सो जाऊंगा, या आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया भी महसूस होने लगता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब अगर आप किसी जगह ऐसा बंद हो जाए, बंद होने पर हमको घुटन होती है, हमको ऐसा लगता है कि हमारा प्राण निकल रहा है, उसको हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो वो किसी भी कारण के बिना ही हमको क्लॉस्ट्रोफोबिया महसूस होने लगता है। जैसे कि आप आराम से कुर्सी में बैठ के आप जैसे कि आप आराम से कुर्सी में बैठ के आप टीवी देख रहे हो, आपको अचानक क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है, आपको अचानक सांस लेना मुश्किल हो सकता है, नींद का नियंत्रण भी सही नहीं रहता है, रात को शायद नींद नहीं आएगा, सुबह में आप सोते ही रहते होंगे और सुबह में बहुत सारा आप काम भी करते होंगे तो ऐसा लगेगा कि आप नींद में आप आगे पीछे हिलते डुलते काम कर रहे हो। बहुत ज़्यादा सर में दर्द, अ, अचानक से जुकाम, बहुत बार जुकाम आना और आते ही रहना, हर महीना आना, उसके बाद
जैसे मैंने आपसे कहा कि सरस्वती नाड़ी हमारी मसल कंट्रोल भी करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मसल्स जो है हमारे बॉडी में, उसमें आपको वो कम होना, ज़्यादा होना, ये सब आपको चेंजेस दिखेंगे। और क्योंकि ये मोटर कंट्रोल भी करती है, तो आपके जो हाथ पैर है वो ठीक से काम नहीं करेंगे। जैसे आपको पेन उठाना है तो शायद इसको पकड़ने में ही कुछ मुश्किल होगा, या आपको कुछ चीज़ हाथों से या पैरों से करना है, वो सही नहीं कर पा रहे हैं आप। आंखों में दर्द, जलन जैसा होता है, और ये हाथों में भी जलन होता है, पैर के नीचे भाग के में भी आपको जलन महसूस होगा, और नर्व्स में सडन पेन आ सकता है। मेन यहाँ पे क्या है, डायफ्रामेटिक प्रॉब्लम्स आती है। डायफ्राम आपको ये रिब गेज रहता है ना, इसके नीचे रहता है डायफ्राम। ये देखिए डायफ्राम, हमारे रिब केज जो है उससे नीचे आपको डायफ्राम दिखेगा। जो ऊपर नीचे हो रहा है वो अपना डायफ्राम है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम फिर ऊपर उठता है। तो ये डायफ्राम ठीक से चलना है तो इसके लिए सरस्वती नाड़ी को ठीक से काम करना होगा। जब सरस्वती नाड़ी ठीक से काम नहीं करती है तो ये डायफ्राम की फंक्शनिंग जो है वो सही तरीके से कभी-कभी नहीं होगा। जैसे कि अगर आप सांस अंदर ले रहे हो तो आपका डायफ्राम जो है नीचे की तरफ जाएगा, और जब आप सांस छोड़ोगे तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा। अगर सरस्वती नाड़ी ने ठीक से काम नहीं किया तो क्या होगा कि जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम नीचे आता है, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हो ये ठीक तरह से नहीं उठता। जैसे कि ऐसा है, ऐसा ऊपर उठेगा, तो आपको क्या है, सांस लेने में फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डायफ्राम थोड़ा टिल्ट हुआ है बीच बीच में। क्योंकि सरस्वती नाड़ी हमारे देह में मसल की कंट्रोल करती है, तो डायफ्रामेटिक कंट्रोल भी सरस्वती नाड़ी के अधीन में होता है। तो उस टाइम में क्या होगा कि थोड़ा आपका सांस लेना या छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये सब तब होता है जब कुंडलिनी शक्ति सरस्वती नाड़ी के अंदर से जाती है, ये प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पर। उसके अलावा बहुत इमोशनल जो कंट्रोल है वो भी आदमी के नियंत्रण में नहीं रहता है। वो बहुत रोता है, उसको बहुत दुख, ये बहुत ज़्यादा महसूस होने लगते हैं। और फूड एलर्जीज होना, ये सब भी सरस्वती नाड़ी से अगर कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाएगी तो हो सकता है। लेकिन इमोशनल डिस्टरबेंस और फूड एलर्जीज अगर वो कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना से भी जाएगा तो वहां भी हो सकता है। सो दिस इज अ कॉमन सिम्टम। तो अभी सरस्वती नाड़ी से हम उसका रास्ता मैप करेंगे। तो सरस्वती नाड़ी कैसा ऊपर जाता है, मैंने यहाँ पर जो मेरे शरीर में मेरे अनुभव है उसके आधार पर मुझे ये समझ में आया कि सरस्वती नाड़ी का रूट क्या है। अगर हम हमारे ये शरीर में नर्वस सिस्टम देखेंगे तो कौन से नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये बहुत सारे नर्व्स मिलके सरस्वती नाड़ी का चलन इस नर्वस सिस्टम के ये नर्व्स में होता है। सरस्वती नाड़ी तो प्राण शरीर में एक ही होता है जो यहाँ पे है पहले पिक्चर में। लेकिन जब सरस्वती नाड़ी का हम अपने ये भौतिक देह में आप ढूंढेंगे कि रूट कहाँ पे है, तो इस रूट में बहुत सारे नर्व्स आएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जा रहा है। तो नीचे मूलाधार से लेके ब्रेन के अंदर के सेंटर्स तक बहुत सारे नर्व्स मिलकर सरस्वती नाड़ी का रूट बनता है। तो आप देखेंगे कि नीचे आपको मूलाधार के पास सियाटिका नर्व है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, देखिए सियाटिका नर्व। सरस्वती नाड़ी का हमारे मसल्स के ऊपर कंट्रोल रहता है।
ये मैंने पहले ही बता दिया। तो आप देखेंगे कि सियाटिका नर्व जो मूलाधार से आता है वो पैरों में जाता है, और पैरों में जो थाइस के मसल्स है, जो काफ मसल्स हैं, वो सब आपको सरस्वती नाड़ी के रूट में ही आते हैं। लेकिन सरस्वती नीचे नहीं जाती है, बस जहाँ पे ये सियाटिका नर्व शुरू हो रहा है वो मार्ग सरस्वती का मार्ग है, उस मार्ग से ऊपर जा रही है। तो आप मूलाधार चक्र के पास आपको ये सियाटिका नर्व्स सरस्वती नाड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए सैक्रल और कॉक्सिजियल नर्व्स, ये कहाँ पे है? स्वादिष्टान चक्रा के रूट में है। यहाँ देखिए, मैंने बोला था कि जब सरस्वती नाड़ी ऊपर की तरफ जाती है तो वो स्वादिष्टान चक्र को बाईपास करके जाती है। तो यहाँ पे देखिए स्वादिष्टान चक्र की जो नर्व्स हैं वो एक गुच्छे के जैसे ऐसे बाहर निकल के आ रहे हैं स्पाइन से। जो एक गुच्छा जैसे वो मणिपुर चक्र से नीचे नर्व्स जो आ रहे हैं, तो सरस्वती नाड़ी उन नर्व्स के अंदर से ऊपर जाती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज पर गौर करना चाहिए कि सरस्वती नाड़ी जो है स्वादिष्टान चक्र को बाईपास कर रही है, उसको छू नहीं रही है। हमारे देह में स्वादिष्टान चक्र हमारा सेक्स सेंटर रहता है, तो उसको छोड़कर मणिपुर चक्र से जाकर कनेक्शन कर रही है। यहाँ पे देखिए, मूलाधार में शुरू होकर स्वादिष्टान चक्र को बाईपास कर कर मणिपुरा में जाके फिर वहां पे मिल रही है। यहाँ पे देखिए, पेट से लेके आदमी के जो गला है वहां तक फ्रेनिक नर्व है। तो मूलाधार में शियाटिका नर्व, उसके बाद सेक्रल कॉक्सिजियल नर्व्स, फिर फ्रेनिक नर्व मणिपुरा से लेके विशुद्धि तक। उसके ऊपर आपको ट्राइजेमिनल और हाइपोग्लॉसल नर्व, उसके बाद वो सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स में जाकर रुकता है। तो मणिपुरा से लेके गले तक फ्रेनिक नर्व इंपॉर्टेंट नर्व होता है। लेकिन फ्रेनिक नर्व अकेला ही नहीं काम करता है, उसके साथ बहुत सारे नर्व्स हैं जो उसके साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कि इंटरकोस्टल नर्व रहता है। और फ्रेनिक नर्व डायाफ्राम को भी वही कंट्रोल करता है। फ्रेनिक नर्व डायाफ्राम के नीचे भी आपको नर्व्स होंगे, वो भी आपको सिंपैथेटिक नर्व्स जो है आपको डायाफ्राम के कंट्रोल में ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सब फ्रेनिक नर्व का रूट है। तो ये जो नीचे की भाग है आपको डायाफ्राम है, वो डायाफ्राम के ऊपर से लेकर हमारा जो हार्ट है उसको गुजर कर ऊपर यहाँ थ्रोट ऐसे साइड्स में आता है फ्रेनिक नर्व आपको। इसलिए जब किसी को भी सरस्वती चलना होती है या अगर कुंडलिनी शक्ति उनको सरस्वती नाड़ी से ऊपर जाती है तो ये दोनों साइड बहुत दर्द होने लगता है। तो फ्रेनिक नर्व का राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। ये राइट फ्रेनिक नर्व है, ये लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है, और दोनों ऐसे नीचे की तरफ आते हैं और डायाफ्राम तक जाते हैं। यहाँ पर देखिए, डायाफ्राम के ऊपर तक जो नर्व है दोनों साइड, राइट फ्रेनिक नर्व, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। मैंने पहले आपको एक उदाहरण दिया था कि जब आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, अगर डायाफ्राम ठीक से काम नहीं करता है तो थोड़ा टिल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर राइट साइड के फ्रेनिक नर्व ठीक से काम नहीं कर रही है और लेफ्ट का अच्छा काम कर रही है, तो जब डायाफ्राम का ऊपर उठना है तो ये लेफ्ट साइड उठेगा, लेकिन राइट साइड ठीक से काम नहीं कर रही है तो थोड़ा टिल्ट होगा। तो सरस्वती नाड़ी में जब कुंडलिनी शक्ति जाती है तो फ्रेनिक नर्व सबसे ज्यादा इफेक्ट हो जाती है, और ये फ्रेनिक नर्व गुजरती है हमारे हार्ट से ये थ्रोट को, और इसीलिए सांस का फूलना उसका सिम्टम्स रहता है सरस्वती नाड़ी अगर ठीक से काम नहीं करे तो। और फिर ये साइड्स दर्द होना,
हार्ट पैल्पिटेशंस जैसा भी हो सकता है, क्योंकि दबाव हार्ट पे भी पड़ता है। और डायफ्राम के नीचे हमारा पैनक्रियाज है, लिवर है, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर, ये सब है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे से और बहुत सारे नर्व्स निकलकर बाहर आएंगे, और वो सब जो हमारे पेट में जो ऑर्गन्स है वो सबका नर्व के साथ कनेक्शन होता है, लेकिन ये सब नर्व्स फिर डायफ्राम को कनेक्ट होते हैं। इसलिए जब सरस्वती नाड़ी में प्राण की चलन होता है तो डायफ्राम के अलावा आपको ऐसा महसूस होगा कि इंटेस्टाइन्स में भी बहुत प्राणा वो घूम रही है। आपके जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर, पैनक्रियास, उसमें भी बहुत सारे शक्ति चलन आपको महसूस होगा। तो आपको यहाँ पर फ्रेनिक नर्व का रास्ता मालूम हो रहा है। मणिपुर चक्र से लेके अनाहता से विशुद्धि तक फ्रेनिक नर्व है। उसके बाद ऊपर आपको यहाँ से ये फ्रेनिक नर्व हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ कनेक्ट होता है। वो हाइपोग्लॉसल नर्व ऊपर आके कहाँ रुकता है, हमारे जीभ के जो टिप है नीचे के तरफ से आकर यहाँ पे रुकता है। तो सरस्वती नाड़ी का एक रास्ता आकर हमारे जीभ में रुकता है, ये टिप पर। इसीलिए जब किसी आदमी में सरस्वती नाड़ी में प्राण चलना होती है तो हम कहते हैं कि इस आदमी को वाक सिद्धि आया है, या सरस्वती उनके जीभ पर बैठी है। ये हाइपोग्लॉसल नर्व है। तो जब हाइपोग्लॉसल नर्व एक्टिवेट होता है तो हमको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे जीभ के अंदर हमको महसूस होता है, आकर यहाँ पे टिप पे वो रुकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस आदमी को वाक सिद्धि आती है। यानी कि वो आदमी को परिस्थिति के अनुसार कहाँ पे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, शब्दों का कैसे उपयोग करना चाहिए, उनका महत्व क्या है, उनके पीछे का पावर क्या है, ये आदमी को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी हाइपोग्लॉसल नर्व से अगर ऊपर जाना है तो हाइपोग्लॉसल नर्व से ऊपर ट्राइजेमिनल नर्व है। तो जब सरस्वती नाड़ी अपने मुख से होकर ऊपर जा रही है तो ये ऊपर का यहाँ पर पिक्चर देखिए, वहां पे आपको ट्राइजेमिनल नर्व नजर आएगा। वो ट्राइजेमिनल नर्व आपको कानों में महसूस होगा, ऐसे आंखों में इतना ऐसा महसूस होगा, वही ऐसे होठों में आता है। आपको यहाँ पे प्राण चलन की जो शक्ति, ऐसा घूमने की यहाँ पर आपको सेंसेशन आएगा। उसके अलावा सरस्वती नाड़ी मुख पर यहाँ पे एक नॉट रहता है, छोटा सा ग्रंथि जैसा रहता है, उसको छील कर ऊपर जाता है। तो आपको ऐसे अचानक से यहाँ पर बहाव महसूस होगा, प्राण की बहाव ऊपर की तरफ और दोनों आंखों के अंदर की तरफ। उसके बाद वो प्राण की बहाव ऐसा ऊपर माथे में आपको महसूस होगा। ये सब सरस्वती नाड़ी एक्टिवेशन तब होता है। तो अगर आप सरस्वती नाड़ी की चलन देखेंगे, वो एक नर्व से नहीं गुजरता है, नीचे से ऊपर तक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक नर्व्स है, बहुत सारे नर्व्स मिलाकर आपको सरस्वती नाड़ी तैयार होगा। वो आके रुकता है, यहाँ पे देखिए मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स लिखा है, वहां पे आके आपको वो रुकता है, वो ब्रह्मरंध्र को नहीं पहुंचता है। तो ये पूरा सरस्वती नाड़ी का रूट है। सरस्वती नाड़ी में बहुत ही मुख्य भाग जो है वो फ्रेनिक नर्व है, और ये फ्रेनिक नर्व वो उसका संबंध आप देखेंगे तो विशुद्धि चक्र से, अनाहता चक्र से और मणिपुरा चक्र से रहता है। इसीलिए जब किसी को भी सरस्वती नाड़ी के अंदर कुंडलिनी शक्ति जाती है तो गुरु क्या करते हैं कि सरस्वती नाड़ी से कुंडलिनी शक्ति को सुषुम्ना के अंदर ले जाने के लिए मणिपुर चक्र में करते हैं
या विशुद्धि में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बदलने की जगह है। ठीक है, तो फ्रेनिक नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है इस रूट में। और एक बात जो है, हमारे अंदर थाइमस ग्लैंड रहता है, वो यहाँ पर रहता है। जब हम छोटे थे, जैसे कि हम 15 साल तक, ये थाइमस ग्लैंड अच्छा काम करता है, और जब थाइमस ग्लैंड अच्छा काम करता है तो ये हमारा देह में रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन जब हम 15 साल ऐसे के हो जाते हैं तो ये थाइमस ग्लैंड काम करना कम कर देता है, बिल्कुल ही बंद हो जाता है समझो। तो वो क्या है, वो बहुत छोटा हो जाता है, ऐसे सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, और अब वो उतना ज्यादा टी सेल्स वो प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन जब ये फ्रेनिक नर्वस सिस्टम हमारे देह में वो फिर उसमें शक्ति चलना आती है, तो फिर से थाइमस ग्लैंड जो मुरझाकर छोटा हो गया था, अभी वो फिर से फूलने लगेगा। इसलिए जब किसी को भी सरस्वती नाड़ी से चलना होती है, तो यहाँ पे जो थाइमस ग्लैंड है, वो यहाँ पर थोड़ा दर्द महसूस होता है। और जब कभी कभी तो ये दर्द बहुत ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि वो फूलने की कोशिश कर रहा है, वो फिर से काम करने की कोशिश कर रहा है। जब थाइमस ग्लैंड फिर से काम करती है तो हमारे बदन में रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है फिर से। कभी कभी कुछ महीनों में, जैसे कि श्रावण मास में, आपको ये दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है, तब आपको हाथ से लेकर ऐसा अ, थोड़ा इस जगह पर मारना होगा, तब थोड़ा दर्द कम हो सकता है। तो अगर आपके शरीर में सरस्वती नाड़ी में शक्ति चलन होती है या सरस्वती चलन होती है, यहाँ पर मैं कुंडलिनी शक्ति सरस्वती नाड़ी में जाने की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सरस्वती नाड़ी से प्राण की बहाव होने की जो सिम्टम्स है उसके बारे में बात कर रही हूँ, और ये अच्छी चीज है, ये होना चाहिए, हर किसी के शरीर में होना चाहिए। आपको कैसा मालूम होगा कि आपकी सरस्वती नाड़ी में अभी प्राण का बहाव बढ़ रहा है? पहले तो आपकी सरस्वती नाड़ी की रूट समझ में आएगी आपके बदन में। उसके अलावा आ, जब वो एक्टिवेशन होता होगा, तो आपको कुछ वो डायफ्राम का जो मैंने सिम्टम्स बताया, जैसे कि कुछ डायफ्राम ठीक से काम नहीं करना या आपको सांस फूलना, वो वहां पे भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। अगर होगा तो भी एक 10 मिनट तक आपको कुछ ऐसा महसूस होगा, उसके बाद सब ठीक ही होगा। उसके अलावा आपको जो है हाथों में, पैरों में, आंखों में जलन की महसूस होगी। आपको हिचकियाँ बहुत ज़्यादा आएंगे। वो हिचकी क्यों आती है, क्यों चली जाती है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। मेरे साथ ये हुआ कि जैसे कि आपने पिक्चर में देखा, फ्रेनिक नर्व यहाँ पे शुरू होता है और वो पूरा गला का मसल्स भी कंट्रोल करता है। तो मुझे इस दौरान अगर मैं कुछ खाती थी, तो वो उसको अंदर लेना मुश्किल होता था, कि वो खाना आकर यहाँ पे रुक जाता था, मुझे पानी पीने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वो मसल सब सरस्वती नाड़ी के कंट्रोल में है। और जब हमारे देह में आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है, तो हमारे देह में जो ऑर्गन्स है, जो नर्व्स है, वो आध्यात्मिक प्रक्रिया या उसकी बदलाव लाने में वो बिजी रहते हैं। अगर अभी आप खाना खाएंगे, तो अगर आपके गले की मसल हो या वो नर्व हो, उसको वो आध्यात्मिक काम छोड़कर फिर आकर ये काम करना पड़ेगा। तो उसकी जो काम करने की क्षमता जो है, एक आम आदमी में जैसे काम करती है वैसा काम नहीं करती है, क्योंकि अभी आपका बदन या आपका शरीर सिर्फ खाना खाने की, खाना हजम करने की काम ही नहीं कर रहा है, आध्यात्मिक प्रक्रिया को बढ़ाने की काम भी कर रहा है। उसको उसके ऊपर अलग से ड्यूटीज आ गए हैं।
इसलिए थोड़ा जो ड्यूटीज उसको करना चाहिए, थोड़ा वो ड्यूटीज करने में वो आरसी हो जाएगा, उसका दृष्टि आध्यात्मिक जागरण पे रहता है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ भी आप खाएंगे तो अंदर ले जाने की जो समस्या है, थोड़ा कभी कभी आ सकता है, ऐसा नहीं कि रोज होता है। और एक जो मेरे साथ होता था, हमारे अंदर दो पाइप रहते हैं, एक फूड का पाइप जो हम खाना खाते हैं वो जाता है उसमें से, और जो सांस लेने की पाइप, एयर पाइप रहता है, दोनों भी यहीं पे गले से निकल के नीचे जाते हैं। जब प्राण आपको ऊपर की तरफ जाता है आपके शरीर में, तो एयर पाइप के ऊपर वाल्व रहता है, वो वाल्व को वो नीचे से उसको धक्का दे देकर वाल्व को थोड़ा खराब करता है। तो जब आप पानी पिएंगे तो गलती से वो एयर पाइप में जा सकता है। ऐसे थोड़ी बहुत कभी कभी सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके अलावा आपको मसल्स में जो है थोड़ा ऐसा प्रिकिंग जैसा, ऐसा प्रिक करे जैसा महसूस होना, या टिंगलिंग जैसा महसूस होना। अभी आपको आपका शरीर बहुत आसानी से मूव होने लगता है। अगर आपको नृत्य करना है तो बहुत आराम तरीके से शरीर घूमने लगता है, शरीर में शक्ति बढ़ती है, हमारा खाना हजम होने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, हमारा ज्ञान अभी ज़्यादा काम करने लगता है, हमको ज़्यादा पढ़ना पसंद है, जो भी पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। पहले जो चीज़ समझ में नहीं आती है अभी समझ में आती है। आप नए नए विद्या सीखने पसंद करेंगे, बहुत आसानी से सीख भी जाएंगे। आपके बोलने की तरीका या जो आप सोचने की तरीका है वो हायर इंटेलिजेंस से आता है। उसके अलावा आपको ये सर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्राणिक मूवमेंट्स महसूस होने लगते हैं। और इस साइड में ये फ्रेनिक नाड़ी थोड़ा, यहाँ पे सरस्वती नाड़ी जो फ्रेनिक नर्व के साथ उसका कनेक्शन, यहाँ पे थोड़ा दर्द होने लगता है। और क्रैम्प्स वो भी आ सकते हैं। तो ये सब जब सरस्वती नाड़ी से प्राण की चलना होती है वो सब सिम्टम्स ऐसे आते हैं। मैंने फ्रेनिक नर्व के बारे में आपको बताया है, जो मणिपुरा से शुरू होकर यहाँ तक आके रुकती है। तो वो 3 चक्रा से उसका संबंध है। फ्रेनिक नर्व, अगर आप उसका रूट देखेंगे, सिर्फ फ्रेनिक नर्व के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। तो एक मणिपुरा चक्र, एक अनाहत चक्र, और एक कनेक्शन यहाँ पे विशुद्ध चक्र। जब फ्रेनिक नर्व सरस्वती चलना के वजह से एक्टिवेट हो जाता है, तो उस फ्रेनिक नर्व में हमारे तीनों माएँ जो सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, वो तीनों वहाँ पे रहते हैं। कहाँ? फ्रेनिक नर्व के रूट में रहते हैं। सरस्वती नाड़ी के रूट में फ्रेनिक नर्व जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर आपको सरस्वती देवी रहती है, और उनका बीजाक्षर या बीज मंत्र है ह्रीम। मंत्र जो है वो देवता का रूप है, अक्षर में या साउंड फोनेटिक्स में वो उस देवता का रूप है। तो आपको फ्रेनिक नर्व रूट में विशुद्ध चक्रा में आपको सरस्वती देवी है वहां पर, अनाहत चक्रा में आपको लक्ष्मी देवी है, और उनका है बीजाक्षर श्रीम। और दुर्गा माँ है ये मणिपुरा चक्र में, जैसे कि डायफ्राम रीजन जो है मैंने दिखाया आपको, वहां पे है दुर्गा माता, क्लीम। तो अगर किसी के शरीर में सरस्वती में चलन उनको हो रहा है, अगर उनका फ्रेनिक नर्व में से वो शक्ति ऊपर की तरफ जा रही है उस रूट में, तो ये जो तीनों माएँ हैं वो आपके शरीर में वो वो आप जागृत अवस्था में हैं। अगर आप ध्यान में बैठ के
आप ये तीनों बीज मंत्र पढ़ेंगे, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, तो वो तीनों माएँ उनका प्रतिस्पंदन होगा। वो कैसा होगा? वो आपको डायाफ्राम से लेकर ऊपर की तरफ ऐसा आपको ब्लिस के वेव्स, आनंद के जो तरंग है आपको महसूस होने लगते हैं। जब भी आप ये बीज मंत्र बोलेंगे तो तीनों माएँ उनका प्यार आपको देंगे। तो यहाँ से लेकर ऐसा ऊपर आपको आनंद तरंग आपके देह में महसूस होंगे। तो यहाँ पे है क्लीम, श्रीम और ह्रीम, और ये फ्रेनिक नर्व को एक्टिवेट करते हैं। सरस्वती नाड़ी में बहुत सारा नर्व्स का मिश्रण है, लेकिन सबसे बड़ा नर्व जो है वो फ्रेनिक नर्व है। और मैंने कहा कि सरस्वती नाड़ी का या सरस्वती देवी का गुरु कौन है? हयग्रीव स्वामी है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ, मैंने अभी अभी हिंदी में शुरू किया है, लेकिन जो तेलुगु वीडियो बनाती हूँ या इंग्लिश वीडियो में मैं बोलती हूँ कि हमारा देह का जो निर्माण है, अगर आप उसको समझेंगे, गौर से देखेंगे, तो किसी ना किसी देवता की चिन्ह या किसी ना किसी आध्यात्मिक चिन्ह या उसका रूप हमको हमारा बदन में दिख जाएगा। जैसे कि हयग्रीव स्वामी, हयग्रीवा वो घोड़े का मुख है उनका। और अगर आप सरस्वती नाड़ी की जो चलन की जो रूट आप देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जहाँ पे सरस्वती नाड़ी मूलाधार में शुरू होती है, वो स्वादिष्टान चक्र को पार करके ऊपर जाके मणिपुर चक्र में मिलती है। तो मणिपुर चक्र, यहाँ पे देखिए पहला पिक्चर आपको स्पाइनल कॉर्ड लाल रंग में दिख रहा है, लाल रंग वहां पे रुक रहा है। जहाँ पे लाल रंग रुक रहा है वही मणिपुर चक्र है। वहां से अगर आप नीचे आएंगे तो आपको वहां से एक ये नर्व्स का गुच्छा वहां पे शुरू होके नीचे की तरफ आ रहा है। ये नर्व्स के गुच्छा कैसा दिखता है, मैंने ऐसे ऊपर एक पिक्चर लगाया है, लेकिन वो ठीक ठाक नहीं है। अगर आप हो सके तो गूगल पे आप गूगल सर्च कीजिए, उसको कॉर्डा इक्विना बोलते हैं, या डॉक्टर्स उसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये नर्व्स की जो गुच्छा है जो वहां से निकल के नीचे की तरफ आती है, वो बिल्कुल देखने में घोड़े की पूंछ जैसा दिखती है। घोड़े का पूंछ आपको सरस्वती नाड़ी के रूप में दिखता है, और वो गुच्छा पूरा जो है नर्व्स का गुच्छा, सेंसरी और मोटरी कंट्रोल नर्व्स है वो। तो घोड़े का आपको यहाँ पे पूंछ दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, और घोड़े का मुख किनको है? हयग्रीव स्वामी को। और हयग्रीव स्वामी कौन है? सरस्वती देवी के गुरु है। तो सरस्वती देवी हयग्रीव स्वामी का शिष्य होती है, और उस शिष्य में गुरु का उनका चिन्ह आपको दिख रहे हैं। फ्रेगनेट नर्व को अच्छा सा काम करना होगा हमारे बदन में, वरना हम कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ सीख नहीं सकते हैं, ताकत नहीं रहेगा हम में, हम ठीक से सांस भी नहीं ले सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है फ्रेनिक नर्व। तो फ्रेनिक नर्व के लिए आहार क्या है? जब हम आध्यात्मिक जागृत हमारा बदन में या शरीर में हो रहा है, तो हमको क्या खाना चाहिए? यहाँ पे आपको फ्रेनिक नर्व से जब शक्ति चलना होती है, और जैसे मैंने बताया कि फ्रेनिक नर्व को और हयग्रीव स्वामी के साथ संबंध है। हयग्रीव स्वामी को हम प्रसाद में हॉर्स ग्राम चढ़ाते हैं। हॉर्स ग्राम के साथ जो भी आप पका सकते हो या बना सकते हो वो ज़रूर खाइए। उसके अलावा अल्फा लिपोलिक एसिड लेना अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना चाहिए। एंड देन वो अनप्रोसेस्ड फूड रहता है ना, जैसे कि होल ग्रेन्स, हल्दी,
हल्दी फ्रेनिक नर्व का आहार है। हम हर चीज में हल्दी डालकर खाते हैं। हम जब हमारे घर में कुछ पूजा करते हैं और दुर्गा माता की मूर्ति नहीं रहती है, तो दुर्गा माता के मूर्ति के लिए हम हल्दी का छोटा सा एक बॉल बनाकर उसको दुर्गा माता जैसा प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैं। जब हम अपने घर को कुछ फेस्टिवल के लिए सजाने लगते हैं, तो हमारा जो घर का मुख्य द्वार है वहाँ पे जो थ्रेशोल्ड रहता है, उसको हम लक्ष्मी समझते हैं। जो भी चीज़ हम लक्ष्मी समझते हैं उसको थोड़ा हल्दी लगाते हैं। जैसे वो थ्रेशोल्ड पर हल्दी लगाना, नए कपड़ों, नए गहनों को थोड़ा हल्दी लगाना, जो भी लक्ष्मी की स्वरूप है सबको हम थोड़ा हल्दी लगाते हैं। और पुस्तक में भी हम हल्दी लगाते हैं। कोई भी विद्या सीखते हैं तो अगर आपको तबला सीखना होगा तो पहली बार जब आप शुरू करते हैं थोड़ा हल्दी उसको भी लगाते हो, क्योंकि हल्दी जो है फ्रेनिक नर्व की आहार है। और ये फ्रेनिक नर्व्स में आपको सिस्टम में आपको लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माता दिखती है। इसीलिए ये तीनों माँओं के का और हल्दी का संबंध है, जो हमारे पूर्वज को बहुत अच्छी तरह से मालूम था। इसलिए हम हमारे हर पूजा पाठ में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। हल्दी से क्या होता है, फ्रेनिक नर्व अच्छा काम करता है। ये है हरग्रीव स्वामी का मंत्र। आपको यहाँ पे दो तरह के मंत्र हैं। एक तो 29 लेटर का मंत्र है और एक 28 लेटर का मंत्र है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो 28 लेटर का मंत्र है। अगर आप ये मंत्र पे गौर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? श्रीम है, क्लीम है, ह्रीम है। ये श्रीम क्लीम ह्रीम अभी हमने देखा कि ये सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा माता के बीज मंत्र हैं। ये बीज मंत्र कहाँ पे आपको बदन में महसूस होंगे? फ्रेनिक नर्व सिस्टम में महसूस होंगे। फ्रेनिक नर्व सिस्टम कौन से मार्ग में आता है? सरस्वती नाड़ी के मार्ग में आता है। सरस्वती नाड़ी के गुरु कौन है? हयग्रीव स्वामी है। तो अभी आप इन सब चीजों में आपको संबंध आपको समझ में आ गया है। इसलिए जब हमको कुंडलिनी जागरण से पहले सरस्वती नाड़ी की चलन ना अपने शरीर में शुरू होता है, तो ये वो सरस्वती नाड़ी जिन जिन रास्तों से निकल के ऊपर की तरफ जाती है वो सब एक्टिवेट हो जाता है। फ्रेनिक नर्व एक्टिवेट हो जाता है। और अगर आपको कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हो रहा है लेकिन आपको शक्तिपात मिला है, और शक्तिपात के वजह से आपके शरीर में टॉप डाउन अवेकनिंग यानी कि शक्ति ऊपर से आकर आपके ऊपर गिरकर नीचे जा रही है आपके बदन में। वो नीचे जाने के बाद फिर ऊपर की तरफ मुड़ती है और ऊपर की तरफ आती है। जब वो ऐसे ऊपर आती है तब भी वो फ्रेनिक नर्व सिस्टम से गुजरकर ऊपर जाती है। तो ऐसे लोगों को भी ये फ्रेनिक नर्वस सिस्टम की सब सिम्टम्स उनको भी महसूस होंगे। उनको भी हार्ट पैल्पिटेशंस महसूस होगा, उनको भी डायफ्रामेटिक इश्यूज उनको भी आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सरस्वती नाड़ी में ही चलना हो फिर हो, ऐसा नहीं है। अगर आपको टॉप डाउन अवेकनिंग हो रहा है और जब शक्ति ये डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये फ्रेनिक नर्व सब एक्टिवेट होता है वैसे भी, तो उनको भी ये सब सिम्टम्स आते हैं। ये हयग्रीवा का बीज मंत्र है, ह्लाउम। जब आप ह्लाउम बोलेंगे और अब आप एक घोड़े को कैसा वो आवाज निकालता है, वो अगर आप इसका साथ कंपेयर करेंगे तो आपको उसी तरीके से आप ह्लाउम बोल रहे हो। जैसे कि जब ह्लाउम बोल रहे हो तो आपके नाक में से भी सांस बाहर आएगा, मुंह से भी हवा बाहर आ रही है। आपका जीभ जहाँ हाइपोग्लॉसल नर्व है, जो सरस्वती नाड़ी का एक भाग आके यहाँ पे रुकता है,
वो जीभ जाकर ये दांतों के पीछे ऊपर की तरफ टच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम आप कह रहे हो, तो आप ये ट्राइजेमिनल नर्व का पूरा सिस्टम यूज कर रहे हो, हाइपोग्लॉसल नर्व यूज कर रहे हो, और ये फ्रेनिक नर्वस सिस्टम पूरा आ रहा है यहाँ पर यूसेज में। क्योंकि जब आप फ्लाउम कह रहे हो, आप देखेंगे ये आपकी डायफ्राम भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो डायफ्राम, डायफ्राम की ऊपरी भाग, ये आपके हाइपोग्लॉसल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व आपका, वो उसमें भी वाइब्रेशन आ रहा है। ये सब आपको सरस्वती नाड़ी के रूट में आता है। तो जब आप फ्लाउम बोल रहे हो, तो आप पूरा फ्रेनिक सिस्टम और आपके हाइपोग्लॉसल और आप ट्राइजेमिनल नर्व्स को मिलाकर आप एक ही बार उसमें शक्ति चलन हो रही है। ये बीज मंत्र उतना उसमें पोटेंसी है या स्ट्रेंथ, उतना प्रभाव आपके ऊपर रखता है हयग्रीव का बीज मंत्र। सरस्वती नाड़ी से जब शक्ति की चलन होती है या सरस्वती चलन होती है, तो आपकी सोचने की तरीका ही बदल जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि बीटा वेव्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब बीटा वेव्स ज्यादा होते हैं तो आदमी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। वो अपने पास्ट में नहीं रहता है, वो फ्यूचर के बारे में सोच के दुख में नहीं रहता है, वो अभी वर्तमान काल में जीता है, वो भूत भविष्य के बारे में उतना नहीं सोचता है। उसके वजह से उसका पूरा कंसंट्रेशन जो है अभी वर्तमान काल में है। और क्योंकि ये फ्रेनिक नर्व सिस्टम से गुजर रहा है, इसलिए उस आदमी में क्या है, ये अनाहत चक्र के गुण बढ़ जाते हैं। जैसे कि प्रेम भावना बढ़ता है, दूसरों की समझने का जो शक्ति है हमें, दूसरों को समझने की शक्ति बढ़ जाती है। वो कुछ भी चीज पर अपना ध्यान लगा के उसको पढ़ना वो कर सकता है। उसके अलावा उसको वो ज्ञान पिपासी हो जाता है, उसको और भी पढ़ना पसंद है और चीजें करना पसंद है। अगर आपको अच्छी प्लेयर भी बनना है कुछ गेम में, तो भी आपको बीटा वेव्स बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, या आपके मस्तिष्क में आपकी सोचने की क्षमता, आपकी याद रखने की क्षमता, आपकी जो इंटेलिजेंस की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और ये सब होती है जब आपके शरीर में सरस्वती नाड़ी से प्राण का बहाव बढ़ता है। इसलिए जब हम कुछ विद्या शुरू करते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं या कुछ खेल भी जब हम सीखते हैं, तो हम सरस्वती देवी को पूजा करते हैं, क्योंकि ये सब उनके अधीन में है। इस वीडियो में मैंने सरस्वती नाड़ी के रूट से प्राण ऊपर की तरफ जाएगा तो आदमी को कैसा पॉजिटिवली आदमी में चेंजेस लेके आएगा, वो मैंने बताया। लेकिन सरस्वती नाड़ी में से कुंडलिनी शक्ति को नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मैंने जो सिम्टम्स आपको बताया उससे आप पहचान जा सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति गई है सरस्वती नाड़ी के अंदर। तब आप कोई भी कुंडलिनी गुरु की सहायता लेकर उसको फिर सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। नमस्ते।